विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि आप सब एक दिन विजेता बनेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है। किसी भी व्यक्ति को अपने मन से ये बात नहीं निकालनी चाहिए कि वो एक दिन अवश्य अपने मंजिल को पालेगा, अपने अपने गोल को पालेगा। निरंतर काम करिए, रोज काम करिए, एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, संसदीय प्रक्रियाओं में आज चौथी क्लास हम लोग ले रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जाकर संसदीय प्रक्रिया की 3 पहली क्लासेस देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आज संसद की क्लास, संसदीय प्रक्रिया की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रस्तावों की बात कर रहे हैं, संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रस्ताव। देखिए बोर्ड पर पहला लिखा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा लिखा हुआ है विश्वास प्रस्ताव, तीसरा लिखा हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। ये सारे प्रस्ताव हैं जो संसद में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये प्रस्ताव, संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव क्या होते हैं। देखिए, ये ऐसे हथियार होते हैं जिनके माध्यम से संसदीय सदस्य संसद में अपनी बात रखते हैं तथा जनता की भलाई के लिए कदम उठाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संसदीय प्रक्रिया का काम पूरा करने के लिए संसदीय प्रक्रिया में प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण साधन की तरह प्रयोग किए जाते हैं और सदस्यों के द्वारा जनता की भलाई की जाती है और सदस्य अपनी बात संसद में रखते हैं प्रस्तावों के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले प्रस्ताव की बात करते हैं जिसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। यहां से थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने बोल दिया है, पहली हेडिंग का नाम है अविश्वास प्रस्ताव और हम इसी को बढ़ा रहे हैं। जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा अविश्वास प्रस्ताव, तो ये प्रस्ताव जब लाया जाता है इसके माध्यम से किसी के प्रति अविश्वास दर्शाया जाता है। तो याद रखना, हमेशा अविश्वास सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको विपक्षी दल लाते हैं। तो कौन लाता है? विपक्ष लाता है, इसको विपक्ष लाता है। विपक्ष लाता है, किसके खिलाफ लाता है? सरकार के खिलाफ लाता है, सरकार के खिलाफ लाता है। इससे ये क्या कहता है? देखिए, हमारे लोकसभा में जो है 545 सदस्य होते हैं और लोकसभा से ही हमारी सरकार बनती है। तो विपक्ष कहती है कि सरकार के पास सरकार चलाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है। तो इसमें कहा जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए सरकार अपना बहुमत सिद्ध करे। तो एक बात और याद रखनी है कि यह केवल लोकसभा की प्रक्रिया है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। इसका संविधान में उल्लेख कहां है? तो मैं आपको बता दूं, इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। संविधान में एक है अनुच्छेद 118, जिसमें कहा गया है कि संसद अपने काम करने के लिए अपनी प्रक्रिया एवं नियम बना सकती है। तो अनुच्छेद 118 में कहा गया है संसद काम करने के लिए संसद अपने नियम बना सकती है, बना सकती है। संसद अपने नियम बना सकती है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 118 में। और इसी के आधार पर संसद ने एक नियम 198 बनाया और इस 198वें नियम में ही कहा गया है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्षियों के द्वारा, जिसके माध्यम से सरकार के प्रति अविश्वास जो है प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, जब कोई विपक्षी लाता है अविश्वास प्रस्ताव को, तो उस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। यहाँ मैंने स्टार बना दिया है, इसे गोल कर दिया है, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में आया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं? इसका संबंध केवल लोकसभा से है। 50 सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी हैं। क्या इसके लिए कोई कारण बताया जाएगा? क्यों लाया जा रहा है? कोई कारण नहीं बताना है, कोई कारण तो बताना ही नहीं है। ये भी पेपर में आया है कि
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कौन सा कारण पेश किया जाता है? क्या कोई कारण बताया जाता है? बिल्कुल नहीं बताया जाता। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद में अविश्वास दर्शाया जाता है। अविश्वास दर्शाया जाता है। और इसको जब लाया जाता है लोकसभा में, जब इसको लाया जाता है तो एक होती है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति, तो कार्य मंत्रणा समिति इसके लिए समय निर्धारित करती है कि अविश्वास प्रस्ताव को उस दिन लाया जाना चाहिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तो यदि पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। पक्की बात है, तो सरकार गिर ही जाएगी। ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ये पास नहीं होना चाहिए। विपक्षी दल इसे लाते हैं, विपक्षी दल और जो सरकार इस पर वोटिंग करती है। सरकार को क्या करना पड़ता है? सरकार अपना समर्थन सिद्ध करती है। वह कहती है हमारे पास आधे से ज्यादा समर्थन में सदस्य हैं लोकसभा के। इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में बचा है। अभी तक भारत के इतिहास में, भारतीय संसद के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। 26 बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया है। सबसे पहली बार 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये पेपर में आया है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। 1978 में 1978 में अविश्वास प्रस्ताव मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ लाया गया था। याद रखना है आपको, मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ लाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अविश्वास लिख लेना आप अपने नोट में। अविश्वास प्रस्ताव पर तब तक वोट भी नहीं पड़ी थी। उन्हें पता था कि मेरे पास कोई समर्थन नहीं है सरकार सिद्ध करने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बन गए कि किसकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के द्वारा गिरी? तो आपको याद रखना है मोरारजी देसाई की सरकार। और इसके बारे में एक बात और याद रखना, मोरारजी देसाई 1978 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस से नहीं थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहला ऐसा प्रधानमंत्री कौन था कि जो कांग्रेस से नहीं था। तो 1947 से 1978 तक प्रधानमंत्री केवल कांग्रेस के बने थे। 1978 में पहली बार मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने जो कि कांग्रेस से नहीं थे। बात खत्म, अविश्वास प्रस्ताव की बात खत्म। मैंने यहाँ पर वो बातें भी बता दी जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, पूछी जाती रही हैं और पूछी जाती रहेंगी। अब हम यहाँ पर करते हैं दूसरी बात, विश्वास प्रस्ताव की बात आ गई। दूसरा विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, विश्वास प्रस्ताव जब राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति स्वयं प्रधानमंत्री से या मंत्रिपरिषद से कहते हैं कि आप अपना विश्वास सिद्ध करें, अर्थात समर्थन सिद्ध करें। तो तब मंत्रिपरिषद का ही कोई सदस्य विश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। याद रखना है कि राष्ट्रपति कहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति सवाल उठाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आपके पास समर्थन नहीं है, इसलिए समर्थन सिद्ध करें। तो कौन लेकर आता है? ठीक है, तो कौन लेकर आता है इसे? मंत्रि परिषद का एक सदस्य इसे लेकर आता है। किसके कहने पर लेकर आता है? राष्ट्रपति ने कहा था कि मुझे लगता है आपके पास विश्वास नहीं है, इसलिए आप विश्वास मतलब सिद्ध करिए।
देखिए इसमें मैं बताता हूँ 1979 में पहली बार 1979 में पहली बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया था चौधरी चरण सिंह की सरकार में। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने चर्चा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। याद रखना है, पहली बार 79 में चौधरी चरण सिंह, और इस पर चर्चा हो, इस पर वोटिंग हो, उससे पहले ही चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार हम नहीं कहेंगे, ये कहेंगे 1990 में और 1993 में 2 बार। पहली बार वीपी सिंह और दूसरी बार एचडी देवगौड़ा। ये 93 नहीं है, 97 है। तो यहाँ पे आप देखिए वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा की सरकारें भी विश्वास प्रस्ताव पास न होने के कारण गिर गई थी। तो प्रश्न पूछा गया है चौधरी चरण सिंह के बारे में। याद रखना है 1978 में सरकार गिरी मोर्चार्जी देसाई की अविश्वास प्रस्ताव के कारण, और चौधरी चरण सिंह की पहली बार चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी, वोटिंग भी नहीं कराई थी उन्होंने, पहले इस्तीफा दे दिया था। वीपी सिंह की सरकार गिरी वोटिंग के बाद, और एचडी देवगौड़ा की सरकार गिरी वोटिंग के बाद। बात खत्म। इसके बाद देखिए धन्यवाद प्रस्ताव। तो बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। आप पहले ओरली सुन लीजिए। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष पहले सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित करेंगे और प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। याद रखना है अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। कब होगा? पहली बात आप लिख लीजिएगा, पहली बात आप समझ लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र बजट सत्र होता है। और दूसरी बात लिख लीजिएगा, जब चुनाव होगा और नई सरकार बनेगी, तो नई सरकार बनते ही चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो उसके प्रथम सत्र प्रारंभ होते ही राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। इसमें क्या होगा? तो याद रखना है प्रथम सत्र किसका सत्र? वर्ष का प्रथम सत्र। और आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में जो प्रथम बैठक होगी, प्रथम सत्र जो चलेगा उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों के बारे में सदन को बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं और क्या है। अब तो फिर विषय धन्यवाद प्रस्ताव क्या हुआ? धन्यवाद प्रस्ताव ये होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि जब भी प्रस्ताव आएगा उस पर वोटिंग होगी, तो इस प्रस्ताव का पास होना बहुत जरूरी है। यदि लोकसभा में इसे अस्वीकार कर दिया गया तो सरकार गिर जाएगी। याद रखना है। तो धन्यवाद कौन देते हैं? पीएम धन्यवाद देते हैं। पीएम धन्यवाद देते हैं। किसे धन्यवाद देते हैं? राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं। यदि लोकसभा में इसे अस्वीकार कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे प्रश्नों को याद रखना, सरकार गिर जाएगी। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। निम्न में से किसके आधार पर सरकार गिर जाएगी, किसके आधार पर सरकार नहीं गिरेगी, इसको कौन लाता है, अनुच्छेद 87 क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाता है, किसके प्रति लाया जाता है। ऐसे छोटे छोटे हल्के से प्रश्न होते हैं, वन लाइनर। उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। हम ठीक रफ्तार के साथ पढ़ रहे हैं और आप ठीक रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी काम करते रहिए। आगे बढ़ाते हैं क्लास को। धन्यवाद प्रस्ताव। अब देखिए, अब अगला प्रस्ताव आता है स्थगन प्रस्ताव। तो सत्र का स्थगन तो हम पहले ही कर चुके हैं।
अब हम लोग कर रहे हैं स्थगन प्रस्ताव। तो देखिए स्थगन प्रस्ताव, आप हेडिंग डाल लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना, इनको लिख लेना। मेरा दावा है आपको कि किसी भी किताब में इस तरीके के फैक्ट्स और इतनी अच्छी तरह से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली कर लेना, जिस प्रकार से मैं करा रहा हूं। देखिए यह कब लाया जाता है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव का नाम एक और है काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। हाल ही में संसद में जो मानसून सत्र चल रहा है, इसमें अकाली दल के द्वारा कृषि के 3 कानूनों को ध्यान में रखते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखना है, कार्य स्थगन प्रस्ताव विपक्षियों के द्वारा लाया जाता है। कौन लाता है इसको? विपक्षी लाते हैं सरकार के खिलाफ। विपक्षी लाते हैं, किसके खिलाफ लाते हैं? सरकार के खिलाफ लाते हैं। इस पर क्यों लाया जाता है? इसमें कोई देश हित का बड़ा मुद्दा, जनता के हित का बड़ा मुद्दा शामिल होना चाहिए, ये तभी लाया जाएगा। तो देश हित का बड़ा मुद्दा हो, देश हित का मुद्दा हो, जनता का कोई बड़ा मुद्दा शामिल होना चाहिए, जनता का बड़ा मुद्दा शामिल होना चाहिए। इस पर भी 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर 50 सदस्यों का समर्थन होगा। मैं यहाँ पर फिर से लगा देता हूँ डबल स्टार, कई बार पेपर में आया है कितने सदस्यों का इस पर समर्थन होगा। जब इसको लाया जाएगा तो सदन के पीठासीन अधिकारी इस पर अनुमति दें अथवा ना दें, ये उनका अपना निर्णय होगा, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब याद रखना है, यदि इसको सदन में लाया गया और कार्य इसका काम क्या होता है, क्योंकि उस विशेष मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बाकी के सारे कामों को रोककर इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये सत्र के दौरान ही लाया जाता है, जिस तरीके से इस समय सत्र चल रहा है, अचानक से ये नहीं लाए जाते हैं। यदि इस पर चर्चा हुई और यह पास हो गया, यदि पास हो गया तो इससे सरकार की बेइज्जती होती है, सरकार की निंदा होती है। बेसिकली गलत माना जाता है इसे, सरकार की निंदा होती है। क्या सरकार को इसमें इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं, सरकार नहीं गिरेगी। यदि ये पास हो गया तो सरकार नहीं गिरेगी। अब देखिए मैंने इसके सारे फैक्ट्स और सारी डिटेल बता दी है, आप इसमें लिख लेना ठीक से इन सारी चीजों को 1 by 1। 50 सदस्य विपक्षी लाते हैं, काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं, देश हित का कोई मुद्दा हो उस पर चर्चा करना चाहते हैं। अब ये पेपर में भी आ सकता है इस वाक्य में, क्योंकि अभी ये संसदीय प्रक्रिया में ही शामिल है। संसद में अभी किया गया था कार्य रोको प्रस्ताव और कार्य स्थगन प्रस्ताव को लाया गया था। इसमें आप ये और लिख सकते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव और या काम रोको प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अगला वाला ये प्रस्ताव देख रहे हैं आप, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे लाया जाता है। इसे क्यों लाया जाता है? इसे इसलिए लाया जाता है कि कोई विशेष महत्व का यदि प्रश्न है और उस प्रश्न को किसी एक मंत्री से पूछना, याद रखना जब आप ठीक से पढ़ोगे तब स्थगन प्रस्ताव पूरे सदन के खिलाफ लाया जाता है, ये एक मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। कौन सा? ध्यान आकर्षण। एक मंत्री से जो है ये कोई सदस्य किसी मंत्री, ठीक है, एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना, इसका उद्देश्य होता है मंत्री का ध्यान आकर्षित करना और उससे प्रश्न पूछना। अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है, याद रखना है, अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है, उसके बिना नहीं आएगा। लोकहित का प्रश्न शामिल हो, लोकहित का प्रश्न इसमें शामिल होना चाहिए और संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंधित मंत्री चाहे तो उसी समय जवाब दे सकता है या कुछ समय बाद, कुछ दिन के बाद इनके प्रश्नों का जवाब देने का आग्रह कर सकता है। भारत में पहली बार 1954 में ये लाया गया था।
1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो अधिक प्रभाव पड़ा है, अधिक प्रभाव कार्य स्थगन प्रस्ताव को सीमित कर दिया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से किस प्रस्ताव का जो महत्व है कम हुआ है। याद रखना है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से स्थगन प्रस्ताव का महत्व कम हुआ है। ये पूरे सदन के खिलाफ लाया जाता है, पूरे काम को स्थगित किया जाता है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से किसी मंत्री का विशेष ध्यान दिलवाने के लिए उसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब आ गया विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा गौर से, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये नीचे वाला विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या मतलब है? यदि किसी मंत्री ने संसद के सदस्यों को किसी विषय पर झूठ बोला है या गुमराह किया है, याद रखना है, यदि किसी मंत्री ने सदस्यों को गुमराह किया है, कैसे गुमराह किया जाएगा? झूठ बोलकर गुमराह किया जाएगा। यदि किसी सदस्यों को गुमराह किया है तो यह माना जाता है कि जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है, उन्हें गुमराह किया गया है। तो उस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मंत्री की निंदा करना। क्यों लाया जाता है? इसका मतलब होता है मंत्री की निंदा करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बात खत्म होगी। ध्यानाकर्षण विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया, इसे मिटा देते हैं। इसी से संबंधित है एक निंदा प्रस्ताव। देखिए, निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो जैसा नाम से पता चल रहा है, निंदा प्रस्ताव के से इसमें सरकार की निंदा की जाती है और इसके माध्यम से सरकार की आलोचना भी की जाती है। ठीक है, तो एक बात का याद रखना है, केवल इसे लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। इससे निंदा की जाती है, नीतियों की निंदा की जाती है, कामों की, उनके कार्यक्रमों की निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है नीतियों की। ठीक है, किसके खिलाफ लाया जाता है? ये सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है और मंत्री के खिलाफ, एक सिंगल मंत्री के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी लाया जा सकता है। यदि यह पास हो गया, इसके पास होने पर, ठीक है, मंत्री परिषद को बहुमत सिद्ध करना होता है। बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। मंत्री परिषद को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, अर्थात अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। इसका तात्पर्य ये है। चलो इसे मिटा देते हैं। तो आपको समझना है ना, निंदा करने का क्या मतलब होगा? निंदा करने का मतलब होगा कि विपक्ष जो है उनसे सहमत नहीं है, उनसे, सरकार से सहमत नहीं है विपक्ष, और वो लाते हैं। और इस पर अगर ये पास हो गया, तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। इसलिए सरकार से कहा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, आपकी निंदा पास हो गई, आप यहाँ पर बहुमत सिद्ध कीजिए। तब सरकार के पक्ष में आधे से अधिक सदस्य यदि मत दे देंगे तभी ये सरकार बनी रहेगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। मिटा देते हैं इसे। अब अंतिम रह गया कटौती प्रस्ताव। देखिए, जो कटौती प्रस्ताव है इसका उद्देश्य है बजट की मांग में कटौती करना। लास्ट वाला कटौती प्रस्ताव, इसका उद्देश्य है बजट की मांगों में कटौती करना। तो कटौती प्रस्ताव का क्या मतलब है? इसका मतलब बजट की मांगों में कटौती करना। इसका मतलब है बजट की मांगों में कटौती करना।
बजट की मांगों में कटौती करना। सरकार ने जो बजट बनाया है, जितने पैसे दिखाए हैं, विपक्ष उससे सहमत नहीं है और वो कहता है कि आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, हम आपकी बातों से सहमत नहीं है, इस बजट को कम कर दो। कहाँ लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। याद रखना है किससे संबंधित है? बजट से संबंधित है। इसका संबंध है बजट से संबंधित है, ये इसका संबंध बजट से है। ओके, लोकसभा में ही लाया जाता है। पास होने का मतलब है, पास होने का क्या मतलब है? यदि ये पास हो गया, पास होने का मतलब है सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। इसका मतलब है अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। इस पास होने का मतलब है अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अब और अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव क्या है वो हम आपको पहले ही बता भी चुके हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो यदि पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है, इसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। ये 3 प्रकार की होती है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। मैं तीनों प्रकार के यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से लिखवाते हैं और क्लास खत्म करते हैं। सबसे पहला होता है नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती। दूसरा होता है अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती। तीसरा होता है प्रतीकात्मक कटौती, प्रतीकात्मक कटौती। इसे ही समझ लीजिए। नीतिगत कटौती ये सबसे खतरनाक होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है और मैंने ये बता ही दिया है, कटौती प्रस्ताव यदि पास हो गया तो सरकार गिर ही जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? सरकार की नीति से अस्वीकृति। इसका मतलब होता है नीति से अस्वीकृति और इसमें आग्रह किया जाता है कि 1 रुपया कम कर दीजिए। इसका मतलब क्या किया जाता है? 1 रुपया कम कर दीजिए। इंपॉर्टेंट बात लिख लेना, कई बार पेपर में आया है। इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने मिटा दिया। अर्थगत कटौती से मतलब है, अर्थगत कटौती से मतलब है कि जो नीति आपने बनाई है, जो पैसा आपने मांगा है, उसकी राशि को कम कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो उसकी राशि को कम कर लीजिए। प्रतीक यहाँ पे तो कितना कम करना है? 1 रुपया कम करना है। यहाँ पर राशि में से कुछ कटौती करानी है। यहाँ पर जो प्रतीकात्मक कटौती का तात्पर्य होता है कि किसी विषय पर विरोध करना है, किसी विषय पर विरोध है, किसी विषय पर विरोध है। और क्या है? कितने पैसे कम करने? 100 रुपए कम करने। इसमें कहा जाता है राशि में 100 रुपए कम कर दीजिए। देखिए एक सिंपल बात समझ लीजिए कि सरकार ने बजट बनाया है और विपक्ष कह रहा है हम आपके बजट से सहमत नहीं है। तो जब आप बजट वो कह रहे हैं कि हम कटौती प्रस्ताव ले आए हैं इसलिए हम सहमत नहीं है, तो कटौती प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि उनके पक्ष में आधे से ज्यादा सदस्य हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो सरकार से सहमत नहीं है। यदि ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, आपको ऐसा समझना है। यदि ये गिर गया तो सरकार, यदि ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, आपको ऐसा समझना है। क्योंकि यहाँ आपको हर बात नजर आएगी, विपक्ष का अगर कोई भी मुद्दा पास हुआ तो सरकार गिरने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि उससे प्रतीत होता है कि सरकार के पास पूर्ण समर्थन नहीं है। तो मित्रों, प्रस्ताव जितने भी होते हैं संसद में, सारे प्रस्ताव मैंने बता दिए हैं, इन शॉर्ट बताए हैं। आप इनके नोट्स बना लेना, ठीक से इन्हें पढ़ लेना। मेरा अनुमान है आपको ये ठीक से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट में लिखकर भेज दें, मैं उस चीज को दोबारा समझा दूंगा। आप हमारी वीडियोज को देखते हैं, इसके लिए हम बहुत 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 दिल से धन्यवाद देते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने जानकारों तक हमारी वीडियोज को भेजने के लिए शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। जल्दी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं, आप विजेता बनेंगे। सभी विजेताओं को एक बार और मेरा सलाम। जय हिंद।